मगध के सूखे पठारों पर बसा था एक गांव, सुमेरपुर। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था महेश, एक गरीब, मेहनती और ईमानदार युवक जिसे किस्मत बार बार धोखा देती रहती थी। महेश खेत में बावड़ा चला रहा था। तपती धूप में पसीने से लथपथ चेहरा, पर हिम्मत अभी बाकी थी। खेत बंजर पड़ा था, पानी की एक बूंद तक नहीं थी। हाँ, इतनी मेहनत की हमने, फिर भी हमारे खेतों में कुछ ना उगो। हमारी तकदीर तो ऐसो लग रहा है कि सच में पत्थर पर ही लिखी गई है। काय रे महेश, तू फिर से मिट्टी खोद रहो है। हमने तो सुना है कि इस बार तो बीज ने भी मना कर दियो, हम इस मिट्टी पर ना उगेंगे। प्रीतम, तू तो जान तो है, मेहनत करने वालों को भगवान देर से देता है, पर देता जरूर है। तेरे हिस्से का भगवान तो भूल गयो, पूरा गांव कहतो है तू तो जन्मजात बदकिस्मत है। हाँ, ज्यादा खींखी मत कर, डांट न दिखा। बड़े आए, हमने भी सुने हैं लोग क्या क्या कहते हैं। अबे तू भी न महेश, सपनों की रोटी पर जिंदा है। कम से कम हमारा दिल तो जिंदा है प्रीतम, और उम्मीद भी। प्रीतम हंसते हुए वहां से चला गया। शाम को महेश अपने घर लौटा। उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी, पर चूल्हा ठंडा पड़ा था। बेटा, लगता है भगवान ने तेरी तकदीर बिना स्याही की कलम से लिखी है। ए अम्मा, तुम ही तो सिखाती हो, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। पर बेटा, जब पेट भूखा हो और किस्मत अंधी, तब माँ का दिल कांप जाता है। अपने दिल को जरा थाम ले अम्मा। तू देखना, जिस मिट्टी को सपने छोड़ दिया है ना, वहीं हम एक दिन सोना उगाएंगे। तेरा भरोसा अभी भी नहीं टूटा? अभी नहीं टूटा अम्मा। तकदीर को हम चुन नहीं सकते, लेकिन हार मान लें जरूरी भी नहीं। तू बस हमारा साथ दे, फिर देख हम क्या कमाल करते हैं। थोड़ी देर बाद महेश सो गया। अगली सुबह वह खेत जाने की तैयारी कर ही रहा था, तभी माँ बोली, बेटा, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, चूल्हा कैसे जलेगा? ठीक है अम्मा, मैं जंगल से लकड़ियां ले आता हूँ, फिर खेत चला जाऊंगा। कहकर महेश जंगल की ओर निकल पड़ा। अरे महेश, तुम यहाँ इस वक्त खेत में होना चाहिए था ना, जंगल क्यों? यह वृंदा थी, महेश की बचपन की प्रेमिका। अरे वृंदा, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं, खेत बाद में, पहले अम्मा के चूल्हे की चिंता है। कल दूसरे गांव से लड़के वाले आए थे मुझे देखने, देखकर चले भी गए। तुम अपनी माँ को पिताजी के पास भेज दो, वरना देर हो जाएगी। तू हमारी हालत तो जानती है वृंदा, पूरे गांव में हमारी किस्मत का मजाक बनता है। दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ न मिलता। हमारी अम्मा तक कभी कभी किस्मत को कोसने लगती हैं। ऐसे में तुम्हारा दिल साफ है महेश, और यही सोच एक दिन तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। वृंदा के शब्दों ने महेश के भीतर एक हल्की सी उम्मीद जगा दी। वह जंगल की ओर बढ़ गया, पर इस बार उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। क्यों नहीं होता कभी कुछ ठीक? मेहनत करता हूं, दुआएं भी मिलती हैं, फिर भी सब बिगड़ जाता है। सोचते सोचते वो लकड़ियां काटने लगा।
लकड़ियां बांटकर वो लौटने लगा। लकड़ियां बांटकर वो लौटने लगा, पर रास्ता भटक गया। ये कौन सा रास्ता है? अरे दद्दा, हम तो रास्ता ही भूल गए। महेश जंगल के उस हिस्से में कभी नहीं आया था। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या मुसीबत है, अब बारिश भी। बारिश से बचने के लिए वो छांव ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी वीरान हवेली पर पड़ी। हाँ, ये वही हवेली है जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हे भगवान, ये तो बरसों से वीरान पड़ी, पर बारिश में। डरते डरते महेश उस हवेली की ओर बढ़ा। बारिश तेज थी और भूख भी सताने लगी थी। हाँ, बस कुछ देर बैठते हैं, उसके बाद बारिश रुकते ही यहाँ से निकल लें। पर जैसे ही महेश ने कदम हवेली के अंदर रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर का दृश्य वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा बाहर से लग रहा था। हवेली बाहर से जितनी जर्जर और खंडहर जैसी दिख रही थी, अंदर से उतनी ही भव्य और शाही नजर आ रही थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र लगे थे, फर्श पर महंगे गलीचे बिछे थे और कमरे के बीचों बीच एक बेशकीमती पुरानी बंदूक रखी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? बाहर से तो ये हवेली पूरी तरह खंडहर लग रही थी और अंदर ये तो किसी राजा का महल लग रहा है। महेश अब ये भूल चुका था कि वो रास्ता भटक गया है। तभी उसकी नजर एक कमरे की ओर गई जहां से कुछ धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गया। एक अटोता बंद था और उसके पास एक खूंटी से गधा बंधा हुआ था। तोता और गधा दोनों साथ साथ, यह तो बड़ी विचित्र बात है। तभी तोता महेश को देखकर इंसानों की तरह बोल पड़ा। तो क्या हुआ अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते? और तभी गधा भी इंसानी आवाज में बोल पड़ा। अरे हाँ, बड़ी किस्मत वाला है तू जो यहाँ तक पहुंचा। उन्हें इंसानों की तरह बात करते देख महेश बुरी तरह घबरा गया। वह कांपते स्वर में बोला, ये कैसे संभव है? तुम दोनों जानवर होकर इंसानों की भाषा में कैसे बोल सकते हो? डर मत महेश, तुझे सब कुछ समय आने पर पता चल जाएगा। अभी हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर जान ले, हमें एक वरदान प्राप्त है। इस हवेली में कोई नहीं आता। तू पहला इंसान है जो यहाँ आया है। तभी गधा खिलखिलाते हुए बोला, और तू बड़ा किस्मत वाला भी है। महेश और भी ज्यादा चौंक गया। तोता बोला, हम तेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे। अब ध्यान से सुन, मुझे वरदान मिला है कि मैं इंसान को सही राह दिखा सकता हूँ, और मेरे इस दोस्त गधे को वरदान मिला है कि वह इंसान को विनाश की राह पर ले जा सकता है। ये सब आखिर चल क्या रहा है? अरे भाई, मतलब ये है कि हम किस्मत तो नहीं लिखते, पर हम ऐसे मौके जरूर दिखाते हैं जिनसे किस्मत बनाई जा सकती है। एक राह भलाई की और एक राह बर्बादी की। जो तू चुनेगा उसी से तेरी किस्मत बनेगी। महेश हैरानी से उन दोनों को देखने लगा और बोला, हाँ, तुम्हारी कुछ कुछ बातें तो समझ में आ रही हैं और कुछ तो बिल्कुल भी नहीं। हम समझाते हैं। देखो, आज पूर्णिमा है और हर पूर्णिमा की रात को हम दोनों तुझे एक एक रास्ता दिखाएंगे। तू जो चुनेगा वही तेरी दिशा तय करेगा। अगर मैं तुझे अच्छाई का रास्ता दिखाऊंगा तो यह गधा तुझे उसी रास्ते पर चलते हुए उसका विपरीत परिणाम भी दिखाएगा। परिणाम विपरीत होगा और तेरे लिए वह परिणाम बुरा भी हो सकता है। तेरा चुनाव ही तेरी किस्मत तय करेगा। अगर तू सही चुनाव करेगा तो विश्वास कर,
तेरी तकदीर के सितारे पलट जाएंगे। महेश गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने कहा, हाँ तो ठीक है, हम तैयार हैं, चलो। तो फिर जा, तेरे गांव में एक बहुत पुराना कुआं है ना? हाँ हाँ, साहूकार के खेत में एक बहुत पुराना कुआं है, लेकिन वो खेत तो बंजर है और वो कुआं भी सूखा पड़ा है। न तो वो खेत किसी काम आ रहा है और न ही वो कुआं, बल्कि हमारे गांव के लोग तो उधर झांकने भी नहीं जाते। लेकिन तू जा, उस कुएं में एक तांबे का बक्सा है, तुझे कुएं के अंदर उतरना होगा। कुएं के अंदर घना अंधेरा है। जब तू तलाशी लेगा तो तुझे वो बक्सा मिल जाएगा। उस बक्से में बेशुमार सोने चांदी के गहने रखे हुए हैं जो एक राजा के हैं। हाँ, अब वो राजा इस संसार में नहीं है। हजारों साल पहले वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। उसने वो गहने वहां छिपा कर रखे थे। तू उन गहनों को हासिल कर सकता है और अमीर बन सकता है। लेकिन रुक जा, अब मैं तुझे इसका विपरीत परिणाम बताता हूं। उस कुएं की दीवार बहुत कच्ची है, क्योंकि वो वर्षों से सूखा पड़ा है। जब तक वो बक्सा निकालने लगेगा ना, तब दीवार गिर सकती है, तू घायल भी हो सकता है। चोट इतनी गहरी हो सकती है कि तेरी मृत्यु भी हो जाए। इससे बेहतर एक दूसरा आस्था बताता हूं, सुन। तू सीधे साहूकार की हवेली में घुस जा। वहां एक कक्ष है जिसे साहूकार बंद नहीं रखता, लेकिन उस कक्ष में बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है। इस रहस्य को केवल साहूकार जानता है। तू चोरी कर ले, किसी को शक भी नहीं होगा। उस कमरे में भी बहुत अधिक सोने चांदी के गहने रखे हुए हैं। महेश गहरी सोच में डूब गया और बोला, हम तो यहां से अभी जा रहे हैं, फैसला हम बाद में करेंगे। अगली पूर्णिमा को फिर से आऊंगा, चलो भाई। रुको, जाने से पहले एक बात याद रखना महेश। हम दोनों के रहस्य को तुम बाहर किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो अगली पूर्णिमा की रात तुम चाह कर भी इस हवेली की ओर आ नहीं पाओगे। तुम्हें यह हवेली दिखाई नहीं देगी। महेश सीधा साहूकार के बंजर खेत की ओर चला गया। खेत की ओर जाते हुए वो बड़बड़ाने लगा, हमें तो लग रहा है कि इस बार वाकई में हमारी तकदीर बदलने वाली है। महेश कुएं में उतर गया। उसे वह तांबे का बक्सा मिल गया। महेश बक्सा लेकर घर पहुंचा। जब उसने बक्सा खोला तो उसमें बेशुमार गहने देखकर उसकी मां चौंक गई। इतने सारे सोने के गहने तेरे पास कहां से आए? अरे अम्मा, बस संभाल लो, यही हमारी तकदीर में लिखा था। और अम्मा, विश्वास करो, तुम्हारा बेटा कभी चोरी नहीं कर सकता। दूसरी पूर्णिमा की रात महेश दोबारा उस रहस्यमयी स्थान पर पहुंचा। तोता और गधा पहले से मौजूद थे। तोता बोला, लगता है तूने अच्छाई के रास्ते को चुना। चलो अच्छा है, अब देखते रहे साथ क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। राजा चंद्रसेनपन ए महल में युवकों की परीक्षा ले रहा है। जो परीक्षा में सफल होगा उसे दरबार में संदेशवाहक बनाया जाएगा। तू जाकर अपना भाग्य आजमा, भले ही कठिन हो, लेकिन जा। लेकिन अगर तू वहां गया तो तुझे पहरेदार मार सकते हैं। तू क्या करेगा? क्या वहां जाकर राजा की सेवा करेगा? अरे, सीमा पर एक सराय है, वहां से व्यापारियों का माल लूट और जल्दी अमीर बन जा। लेकिन महेश ने तोते की बात मानी और राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के प्रांगण में युवाओं की भीड़ लगी थी। राजा चंद्रसेन सिंहासन पर बैठा बोला, हम आज 3 परीक्षाएं लेंगे, बल, बुद्धि और धैर्य की। जो इन तीनों में सफल होगा वही बनेगा हमारा विशेष संदेशवाहक। राजा की ओर से 2 सैनिक आते हैं। जो उन हाथी को वश में करेगा वही आगे बढ़ेगा। महेश हाथी के सामने आता है। वह शांति से हाथी की आंखों में देखता है
धीरे धीरे उसके पास जाता है, उसके कान सहलाता है और हाथी धीरे धीरे बैठ जाता है। इसने तो कर दिखाया, शाबाश। अब अगली परीक्षा है, बुद्धि की परीक्षा। बुद्धि एक पहेली है। 4 दीवारों में बंद हुआ मैं, ना मैं दिखता ना मैं चलता, मेरे बिना सब मौन है, मुझसे ही हर बात पलती है। महेश सोचते हुए बोला, हाँ, हर बात पलती है। मौन, हाँ, उत्तर है शब्द। बिल्कुल सही। और अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। राजा की आज्ञा से महेश को गर्म धूप में सिर पर पानी से भरा घड़ा रखकर 5 कोस पैदल चलने को कहा गया। शर्त थी, घड़ा गिरना नहीं चाहिए और पानी नहीं छलकना चाहिए। महेश पूरे रास्ते मौन, शांत और संयमित रहा। उसने न पानी गिरने दी या न थकावट दिखाई। वह समय पर 5 कोस चलकर सफलतापूर्वक वापस लौट आया। दरबारी बोले, यह तो महेश है। हम इसे राज दरबार का संदेशवाहक नियुक्त करते हैं। इस प्रकार महेश ने दूसरी पूर्णिमा पर भी अच्छाई का रास्ता चुना और उसके जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया। जिस महेश को गांव वाले हमेशा फूटी तकदीर वाला कहते थे, जिससे कोई आंख तक मिलाना पसंद नहीं करता था, उसी महेश को अब देख लो कहने लगे। अरे भाई, महेश तो अब तकदीर वाला बन गया रे। जैसी तकदीर पलटी है वैसी शायद किसी की पलटे। प्रणाम माता जी। प्रणाम। अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी पुत्री वृंदा का विवाह महेश से करना चाहता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्यकर की बात होगी। हर पिता यही तो चाहता है कि उसकी पुत्री किसी तकदीर वाले पुरुष के साथ ब्याही जाए। हाँ, तकदीर भी कैसे कैसे खेल दिखा रही है। जो कभी मेरा नाम तक नहीं सुनना चाहता था, वो आज अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना चाहता है। विवाह के कुछ समय बाद वृंदा महेश से बोली, महेश, तुम अचानक इतने धनवान कैसे बन गए और राजा चंद्रसेन से इतनी नजदीकी कैसे हो गई? ना ना वृंदा, हम तुझे चाह कर भी सब कुछ नहीं बता सकते। बस तुम इतना जान लो कि ये सब ईश्वर की कृपा से हुआ है और हमने कोई गलत काम नहीं किया। अब मैं दोबारा कभी नहीं पूछूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। समय बीतता गया, लेकिन पूर्णिमा की रात फिर से महेश को भीतर से कुछ खींचने लगा। वह उसी रहस्यमयी हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली की दहलीज पर कदम रखते ही दीवारें कांप उठीं। अंदर बैठे तोता और गधा महेश को देखकर चौंक उठे। तोता बोला, हमें लगा था कि अब तो तू हमें भूल ही गया होगा। तेरी तकदीर बदल चुकी है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भला तुम दोनों को कैसे भूल सकता हूं? लेकिन आज मैं किसी इच्छा से नहीं आया हूं। मैं आज ये जानने आया हूं कि तुम दोनों आखिरकार हो कौन। हाँ, अब वक्त आ गया है सच्चाई बताने का और हमारे श्राप से मुक्त होने का। तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? हम वे आत्माएं हैं जो इस हवेली में पिछले 100 वर्षों से बंधी थीं, पर अब तूने हमें आजादी दी है। कैसे? हर बार जब तू 2 रास्तों के बीच खड़ा हुआ, हमने बस रास्ता दिखाया। चुनाव तेरा था और तू हर बार सही राह पर चल आ। इसीलिए तुझे एक और तकदीर वाला
कहा गया है, भगवान ने हमें हक दिया था केवल दिशा देने का, पर निर्णय तेरा। तो क्या तुम सच में मेरी मदद कर रहे थे या मुझे भटका रहे थे? हम इस हवेली के श्राप हैं। सुनो, 100 साल पहले इस जगह का राजा तकदीर को इतना चाहता था। वह आत्माओं की गहराइयों में झांक कर भविष्य पढ़ना चाहता था। उसने तंत्र मंत्र रचे, रेखाएं तोड़ने की कोशिश की, पर ईश्वर क्रोधित हो उठे। राजा भस्म हो गया और हम उसके 2 सेवक इसी श्राप में फंस गए। हमारी मुक्ति का एक ही उपाय था, किसी एक मनुष्य को बार बार 2 रास्ते दिखाएं और वह हर बार अच्छाई चुने। आज तूने वो कर दिखाया महेश। हर बार जब तू सत्य, प्रेम, त्याग और साहस के रास्ते पर चला, हमारी बेड़ियां खुलती रहीं। अब दोनों साये हल्के होते जा रहे हैं, मानो वायु में विलीन होने को हो। आज हम मुक्त हो रहे हैं। धन्यवाद तकदीर वाले महेश। और फिर दोनों साये एक तेज प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। हवेली के तहखाने में अब एक शांति फैल जाती है, एक सुकून, और महेश अकेला खड़ा है। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं, एक अनुभव से बड़ा हुआ और आत्मा से मुक्त। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे कभी मिस ना हो।